हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्स रडार इंडिया पर। आज हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। अगर आपने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखे तो नौ से 10 आरआरबी और सभी नर्सिंग एग्जाम में सिलेक्शन मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इन्हीं टॉपिक से 60% तक क्वेश्चन रिपीट होते हैं। क्या आप जानते हैं कि नौ सेट और नर्सिंग एग्जाम में फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चन कौन से हैं? जो कैंडिडेट सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं उनका सिलेक्शन रेट सबसे ज़्यादा होता है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक एक्सपेक्टेड हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन भी बताऊंगा जो नोट से 10 में आ सकता है। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट यूज ऑफ एईडी? एईडी के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। तो करेक्ट अबाउट द यूज ऑफ एईडी: यूज यूज फॉर कार्डियक अरेस्ट पेशेंट बाय मेडिकल प्रोफेशनल्स, यूज फॉर एल्डरली पेशेंट इन कार्डियक अरेस्ट बाय ए person with medical training, not used for child below 8 year age and by a medical professional, it can be used for any age group by any person। तो बताइए दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करते हैं एईडी होता क्या है। दोस्तों एईडी की फुल फॉर्म होती है एईडी की फुल फॉर्म होती है एईडी, ऑटोमेटेड ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। ये क्या करता है? ये हार्ट के रिदम को आइडेंटिफाई करता है, ये खुद डिसाइड करता है कि शॉक देना है या नहीं। एईडी क्या करता है? ये हार्ट के रिदम को आइडेंटिफाई करता है और ये बताता है कि पेशेंट को शॉक देना है या नहीं। ये दो प्रकार से हार्ट की रिदम को आइडेंटिफाई करता है, जिसमें आता है, एक तो आता है शॉकेबल। ये दो प्रकार का होता है, इसमें एक तो आता है शॉकेबल और दूसरा आता है दोस्तों नॉन शॉकेबल। नॉन शॉकेबल जो शॉकेबल होता है वो कब होता है? वो होता है, एक तो होता है दोस्तों वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, शॉकेबल होता है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। दूसरा आता है पल्सलेस वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। शॉकेबल होता है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और दूसरा होता है पल्सलेस वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। इस कंडीशन के अंदर क्या किया जाता है? शॉकेबल के कंडीशन के अंदर इसमें पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसमें इमीडिएट सीपीआर स्टार्ट करो। दूसरा, पेशेंट को शॉक दिया जाता है और पेशेंट को मेडिकेशन भी दी जाती है, जिसमें एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन दे सकते हो, दोनों एक ही चीज़ है दोस्तों, एड्रेनलिन एंड एपिनेफ्रिन देते हैं। तो हमने पढ़ा कि जो एडी होता है वो दो टाइप का होता है, शॉकेबल, नॉन शॉकेबल। शॉकेबल होता है वो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन पल्स वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया के अंदर यूज होता है। इसमें जो अपन इमीडिएट एक्शन लेते हैं वो सीपीआर देते हैं। दूसरा शॉक दिया जाता है, एडी के द्वारा शॉक देते हैं और हम मेडिकेशन के अंदर एड्रेनलिन एंड एपिनेफ्रिन दी जाती है। नॉन शॉकेबल कब बोलेंगे? नॉन शॉकेबल होता है एसिस्टोल की कंडीशन में। एसिस्टोल में फ्लैट लाइन प्राप्त होती है, तो उसके अंदर हम नॉन शॉकेबल यूज करते हैं। उसके अलावा पल्स लेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के अंदर हम नॉन शॉकेबल का यूज करते हैं एडी का, जिसमें शॉक नहीं दिया जाता। नाम से पता चल रहा है नॉन शॉकेबल मतलब शॉक नहीं देना होता है। इस कंडीशन, कौन सी कंडीशन में होता है? एसिस्टोल एंड पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के अंदर इसमें शॉक नहीं दिया जाता है। बाकी सीपीआर हम कंडक्ट करते हैं, शॉक नहीं देते सीपीआर कंडक्ट करते हैं। मेडिकेशन के अंदर वही एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं कि दोस्तों एडी का प्लेसमेंट कैसे करोगे आप। एडी के प्लेसमेंट की अब देखिए दोस्तों, ये तस्वीर देखिए अडल्ट की है, इसमें प्लेसमेंट कैसे होता है। अडल्ट के अंदर जो प्लेसमेंट किया जाता है एडी का, अडल्ट के अंदर जो प्लेसमेंट करते हैं वो करते हैं एंटेरोलेटरल प्लेसमेंट। एंटेरोलेटरल प्लेसमेंट किया जाता है। जबकि चाइल्ड के अंदर जो प्लेसमेंट किया जाता है, चाइल्ड के अंदर जो एडी का प्लेसमेंट किया जाता है दोस्तों, वो या तो आप एंटीरियर कर सकते हो या पोस्टीरियर कर सकते हो, फ्रंट और बैक। तो आप जैसे इमेज में देख पा रहे हैं दोस्तों कि कैसे प्लेसमेंट किया जाता है। अडल्ट के अंदर तो जो एंटेरोलेटरल प्लेसमेंट करते हैं, और जबकि चाइल्ड के अंदर किया जाता है वो एंटीरियर या पोस्टीरियर प्लेसमेंट किया जाता है। अब हम बात करते हैं ये कैसे यूज करते हैं अडल्ट और चाइल्ड के अंदर या पीडियाट्रिक के अंदर। चाइल्ड मोर देन 8 ईयर्स, जो चाइल्ड है 8 साल से जो बड़ा बच्चा है, उसके अंदर अडल्ट के अनुसार पेड यूज किया जाते हैं। तो एड के पेड होते हैं वो अडल्ट के अनुसार यूज करते हैं। 1 से 8 साल तक की एज के बच्चों में 1 से 8 साल तक की एज के बच्चों में पीडियाट्रिक पेड यूज किया जाता है, जो कि एंटीरियर या पोस्टीरियर आप यूज कर सकते हो। जबकि 1 साल से जो इन्फेंट होते हैं, लेस देन वन ईयर जो चिल्ड्रंस होते हैं, उसके अंदर जो पैड का यूज किया जाता है वो मैनुअल डिफिब्रिलेटर रेफर किया जाता है। मैनुअल ही अपन सौंप देते हैं बच्चे को। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए दोस्तों कि क्वेश्चन क्या था। इस क्वेश्चन में पूछा था कि व्हाट इज द करेक्ट अबाउट द यूज ऑफ एडी, यूज फॉर कार्डियक अरेस्ट पेशेंट बाय मेडिकल प्रोफेशनल। क्या इस चीज़ को मेडिकल प्रोफेशनल यूज कर सकते हैं? तो जैसे कि इसमें ऑटोमेटेड है दोस्तों, ये अपने आप ही यूज होता है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा दोस्तों।
दूसरा, यूज फॉर एल्डरली पेशेंट इन कार्डियक अरेस्ट बाय ए पर्सन विद मेडिकल ट्रेनिंग, ये भी नहीं होगा दोस्तों। नॉट यूज फॉर चिल्ड्रन बिलो लेट 8 ईयर्स एज एंड बाय ए मेडिकल प्रोफेशनल, ये भी नहीं है दोस्तों। इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है डी। इट कैन बी यूज फॉर एनी एज ग्रुप बाय एनी पर्सन, कोई भी आदमी यूज कर सकता है, किसी कोई हर एज ग्रुप के लिए है, तो ये नहीं है दोस्तों, यही एलिमिनेट हो गया। यूज फॉर कार्डियक अरेस्ट पेशेंट बाय मेडिकल प्रोफेशनल, नहीं दोस्तों, कोई भी यूज कर सकता है, केवल कार्डियक अरेस्ट के अंदर यूज किया जाता है, वो तो सही है, लेकिन पर्सन विथ मेडिकल ट्रेनिंग ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। चाइल्ड बिलो 8 ईयर्स एज एंड बाई मेडिकल नॉट यूज, ऐसा भी नहीं है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों डी 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 डी। अपन ने पूरा एडी के बारे में पढ़ लिया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, in an emergency patient is admitted with cardiac arrest, which pulse used to assess cardiac arrest in the patient। इमरजेंसी में दोस्तों कौन सी पल्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे, कौन सी पल्स चेक करेंगे, बताइए दोस्तों इसका आंसर। इसका आंसर दोस्तों सब जानते हैं, कैरोटिड पल्स। ए इज राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाई WHO रिकमेंडेड टाइम फॉर हैंड वॉशिंग बाई हैंड रब। दोस्तों यहाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हैंड वॉशिंग बाई हैंड रब रिकमेंडेड टाइम पूछा है अकॉर्डिंग टू WHO। तो चलिए दोस्तों थोड़ा हैंड हाइजीन के बारे में पढ़ लेते हैं। दोस्तों हैंड हाइजीन और हैंड वॉशिंग दोनों अलग कंसेप्ट है। हम बात करेंगे दोस्तों हैंड हाइजीन के बारे में। हैंड हाइजीन क्या है, हैंड हाइजीन क्यों ज़रूरी है। हैंड हाइजीन, हैंड हाइजीन, हैंड हाइजीन में आता है इंपॉर्टेंस की हम बात कर लेते हैं। आप डेफिनेशन तो आपको पता ही है हैंड वॉशिंग, तो इंपॉर्टेंस की हम बात कर लेते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंस होता है दोस्तों रिड्यूस रिड्यूस द रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन बाय रिमूविंग द ट्रांजिएंट बैक्टीरिया। मतलब बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन होता है उसको रिड्यूस करने के लिए हैंड वॉशिंग ज़रूरी होती है, वो कंटामिनेशन नहीं हो बैक्टीरिया का। दूसरा, टू रिड्यूस हॉस्पिटल स्टे, हॉस्पिटल स्टे को कम करने के लिए भी हैंड हाइजीन का यूज किया जाता है दोस्तों। हैंड वॉशिंग प्रॉपर मैनेज की जाती है। अब हैंड जो हॉस्पिटल स्टे होता है वो कैसे कम कर सकते हो आप, जो हॉस्पिटल रिसोर्सेज होते हैं उनका यूज करके हम, जैसे कि एक चीज़ होती है HCAI, जिसको हम बोलते हैं हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन, इसके चांस को कम करने के लिए हैंड हाइजीन हैंड वॉशिंग मेंटेन की जाती है दोस्तों। हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन में क्या आ सकता है दोस्तों, जैसे कि UTI हो जाएगी, उसके अलावा सर्जिकल साइट इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है, वेंटिलेटेड एसोसिएटेड निमोनिया देखने को मिल सकता है, उसके अलावा ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात करते हैं हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन क्यों इंपॉर्टेंट है, एक तो हॉस्पिटल स्टे को कम करने के लिए, हॉस्पिटल स्टे को कम करने के लिए हमें SCI से प्रिवेंट करना है, हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है पेशेंट को। दूसरा, क्रॉस कंटामिनेशन होता है जो इन्फेक्शन का, उससे भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके लिए हैंड हाइजीन हैंड वॉशिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यदि हम बात करते हैं यहाँ पे हैंड रब के बारे में, जैसे कि अपना क्वेश्चन है हैंड रब, तो हम बात कर लेते हैं हैंड वॉशिंग। अभी आपने पढ़ा होगा हैंड वॉशिंग 2 प्रकार की होती है, 2 टाइप्स ऑफ हैंड वॉशिंग, लेकिन दोस्तों नहीं, हैंड वॉशिंग 3 प्रकार की होती है। आप निश्चिंत रहिए दोस्तों, ये WHO की साइट से लिया गया है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। 3 प्रकार की हैंड वॉशिंग होती है दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी। यदि हम पहली की हम बात करें, पहली हैंड वॉशिंग होती है मेडिकल हैंड रब। पहला होता है दोस्तों मेडिकल हैंड रब। दूसरा आता है दोस्तों मेडिकल हैंड वॉश सोप एंड वाटर से। पहला हो गया मेडिकल हैंड रब, दूसरा हो गया मेडिकल हैंड वॉश सोप एंड वाटर, मेडिकल हैंड वॉश सोप एंड वाटर। तीसरी आती है दोस्तों सर्जिकल स्क्रब, सर्जिकल स्क्रब। तो जो हैंड वॉशिंग होती है वो दोस्तों 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है मेडिकल हैंड रब, दूसरा होता है मेडिकल हैंड वॉश विद सोप एंड वाटर, एंड थर्ड होता है दोस्तों सर्जिकल स्क्रब। आप ये सोच रहे होंगे ये कैसे दोस्तों, 3 प्रकार की होती है। आप WHO की गाइडलाइंस के देखेंगे गूगल पे जाके, तो आपको 3 प्रकार की हैंड वॉशिंग हैंड हाइजीन देखने को मिलेगी दोस्तों। पहली आती है मेडिकल हैंड रब, दूसरा आता है मेडिकल हैंड वॉशिंग विद सोप एंड वाटर, तीसरा आता है सर्जिकल स्क्रब। यदि हम बात करते हैं कि मेडिकल हैंड रब के बारे में, मेडिकल हैंड रब जैसा कि अपने क्वेश्चन में है, तो मेडिकल हैंड रब क्या होता है दोस्तों। मेडिकल हैंड रब होता है वो एल्कोहल बेस्ड हैंड रब होता है, एल्कोहल बेस्ड हैंड रब होता है दोस्तों। दोस्तों थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म को ही मैनेज कीजिएगा, माफ़ी चाहूँगा। तो दोस्तों मेडिकल हैंड रब के अंदर एल्कोहल बेस्ड हैंड रब होती है, कब यूज की जाती है दोस्तों, जब आपके हाथ विजिबल सोइल्ड ना हो, जब आपके हाथों में किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं दिख रही हो, तब हम एल्कोहल बेस्ड हैंड रब का यूज करते हैं। जो इसका टाइम होता है दोस्तों वो होता है 20 to 30 सेकेंड, 20 to 30 सेकेंड यूज की जाती है। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ के अनुसार दोस्तों रूटीन हेल्थ केयर हैंड हाइजीन के लिए एल्कोहल बेस्ड हैंड रब रेफर किया जाता है, जो कि विजिबल ना हो। जैसे हमने बात की कि जब आपके हाथ आपको ऐसे नहीं लग रहे हैं कि हाँ गंदे हैं, तब एल्कोहल बेस्ड हैंड रब का यूज किया जाता है। और दूसरा, और क्यों ज़रूरी है दोस्तों,
ये इसलिए ज़रूरी है कि आप ये जो क्रॉस कंटामिनेशन है उसको प्रिवेंट किया जा सके अल्कोहल बेस्ड हैंड रब से। इसमें जो अल्कोहल की कंसंट्रेशन होती है दोस्तों, वो ओवरऑल की हम बात करते हैं कि अल्कोहल बेस्ड हैंड रब में कितना कंसंट्रेशन अल्कोहल होता है, तो वो 60 to 80% होता है दोस्तों। 60 to 80% तक हम देख सकते हैं कि कंसंट्रेशन होती है अल्कोहल की अल्कोहल बेस्ड हैंड रब के अंदर। कब यूज़ नहीं करते हैं दोस्तों अल्कोहल बेस्ड हैंड रब को? जब आपके हाथ सॉइल्ड विजिबल हो, जैसे कि हाथों पे ब्लड या बॉडी फ्लूइड लगाओ या कुछ भी और अननेसेसरी पार्टिकल्स लगाओ, तब आपको अल्कोहल बेस्ड हैंड रब का यूज़ नहीं करना है। तब आपको करना है मेडिकल हैंड वॉश विथ सोप एंड वाटर। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों की जो अल्कोहल बेस्ड हैंड रब होता है उसका एडवांटेज क्या है। हम एडवांटेज की हम बात करते हैं दोस्तों अल्कोहल बेस्ड हैंड रब की। तो चलिए दोस्तों, एडवांटेज एडवांटेज ऑफ अल्कोहल बेस्ड हैंड रब। तो पहला एडवांटेज तो दोस्तों यही होता है कि एलिमिनेट हो जाते हैं मेजोरिटी ऑफ जर्म्स, जिसमें वायरस भी शामिल है। अल्कोहल बेस्ड हैंड रब से बहुत सारे जो जर्म्स होते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, वो सारे क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। दूसरा, इसमें टाइम बहुत कम लगता है दोस्तों, 20 to 30 सेकेंड के अंदर आपके हैंड क्लीन हो जाते हैं। दूसरा, इसके लिए किसी स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि आपको वाटर सप्लाई चाहिए, वाटर सप्लाई हो गया, उसके अलावा आपका वॉश बेसिन हो गया, सोप, वाटर, टाउल, इनकी आवश्यकता नहीं होती है। ये इसके एडवांटेज होते हैं दोस्तों। दूसरा आता है दोस्तों मेडिकल हैंड वॉश विथ सोप एंड वाटर। तो मेडिकल हैंड वॉश विथ सोप एंड वाटर, मेडिकल हैंड वॉश विथ सोप एंड वाटर। तो हम बात करते हैं इसका जो टाइम होता है, टाइम ड्यूरेशन कब तक कर सकते हो आप। इसके लिए आप कर सकते हो 40 to 60 सेकेंड। 40 to 60 सेकेंड का यूज किया जाता है मेडिकल हैंड वॉश विथ सोप एंड वाटर। उसके अलावा कब करते हो इसका यूज, जब आपके हाथ विजिबल हो, सॉइल्ड विजिबल हो। सॉइल्ड का मतलब ये नहीं है कि मिट्टी हो, सॉइल्ड का मतलब होता है कि आपके गंदे हैं, दिख रहे हैं, तब आप मेडिकल हैंड वॉश विथ सोप एंड वाटर यूज करते हो। हाथों में ब्लड लग गया हो, या पेशेंट का बॉडी फ्लूइड लग गया हो, या आप पेशेंट को टच करके आए हो और उसमें कुछ आपको कोई वायर, वो जो फ्लूइड है, बॉडी फ्लूइड, वो टच हो गया हो, तब आप मेडिकल हैंड वॉश विथ सोप एंड वाटर यूज करोगे। इसमें 5 टाइम रिपीट किया जाता है। जो टेक्निक्स होती हैं वो 5 हैंड टेक्निक यूज की जाती है, जिसका मैं आपको भी बता दूंगा दोस्तों कैसे क्या करना है। उसके अलावा इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है दोस्तों, वो फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन देखने को मिलता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सोप एंड वाटर का। फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फ्रिक्शन इज मैंडेटरी। दूसरा आता है दोस्तों, पहला तो हो गया केमिकल एक्शन, दूसरा आ जाता है इसमें दोस्तों मेडिकल हैंड वॉश विथ सोप एंड वाटर के अंदर केमिकल एक्शन। केमिकल एक्शन क्यों जरूरी है? केमिकल एक्शन होता है सोप से। सोप सरफेस होता है वो सरफेस टेंशन कम कर देता है। जो सोप होता है वो सरफेस टेंशन को कम करता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है, लूज करता है, रिमूव करता है। तो केमिकल एक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है। जो सोप होता है वो सरफेस टेंशन को डिक्रीज कर देता है, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो पकड़ होती है वो लूज हो जाती है और वो हमारे हाथ से रिमूव हो जाते हैं। तीसरी हैंड वॉशिंग आती है दोस्तों सर्जिकल स्क्रब। सर्जिकल स्क्रब का जो टाइम होता है दोस्तों वो 2 से 5 मिनट होता है। सर्जिकल स्क्रब 2 से 5 मिनट में करी जाती है। उसके अलावा कोई बोलते हैं कि 10 मिनट करना है, 10 मिनट इज द रॉन्ग दोस्तों, 10 मिनट नहीं किया जाता है, 2 से 5 मिनट किया जाता है। जो स्कर्व होता है सर्जिकल स्कर्व 2 से 5 मिनट करते हैं दोस्तों। और दोस्तों इसमें जो सर्जिकल स्कर्व के अंदर जो सॉल्यूशन यूज किए जाते हैं वो 7.5% बिटाडीन सॉल्यूशन यूज किया जाता है, जिसको पोविडोआयोडीन बोलते हैं। 7.5% बिटाडीन या पोविडोआयोडीन, 4% क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट का यूज किया जाता है, या 2% क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट प्लस 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का यूज कर सकते हो दोस्तों। दोस्तों ये रहा हैंड रब। हैंड रब में कितनी टेक्निक्स होती हैं दोस्तों, जब आप WHO पर जाएंगे हेल्थ हैंड हाइजीन को लेकर, तो ये ही इमेज होगी जिसमें हैंड रब का टाइम 20 से 30 सेकंड दे रखा है। कैसे करना है दोस्तों, इसमें दे रखा है ये जो एल्कोहल का स्प्रिट का वो है बॉक्स, जिसमें आप हैंड पर डालते हो और उसको डाल के फिर ऐसे रिमूव, रब हैंड पाम टू पाम, पाम टू पाम को रब किया जाता है दोस्तों। देन फिर राइट पाम ओवर लेफ्ट डोर्सम विथ इंटरेक्टेड फिंगर एंड वाइस वर्सा, जैसे आप देख रहे हैं दोस्तों, पाम टू पाम विथ फिंगर्स इंटरलेस हो रहा है। फिर बैक ऑफ फिंगर टू अपोजिंग पाम विथ फिंगर्स इंटरलॉक। तो दोस्तों ये जो 8 स्टेप होती है वो हैंड रब के अंदर यूज की जाती है। इसमें 1A 1B है, तो दोस्तों इसको मैनेज करके चलिएगा। तो जो अपना आंसर था उसका राइट, जो अपने क्वेश्चन था उसका राइट आंसर है ए दोस्तों। उसके अलावा ये तो हो गया दोस्तों हैंड रब। हैंड रब के बाद में आता है दोस्तों मेडिकल हैंड वॉश सोप एंड वाटर। ये दोस्तों सोप एंड वाटर का है, इसमें 11 स्टेप है। जैसे कि आप देख लीजिएगा दोस्तों, 20 से 40 सेकंड का मैंने यही बताया था आपको, मेडिकल हैंड वॉश विद सोप एंड वाटर 20 से 40 सेकंड करते हैं, और सर्जिकल स्क्रब के अंदर 2 से 5 मिनट करते हैं। आप एक बार इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों।
और आप डाउनलोड भी कर सकते हैं दोस्तों WHO की साइट से, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। और इस PDF का लिंक या ये जो अपने क्वेश्चन है उनका लिंक आपको मेरे यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब अपन कब करते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, कब हम हैंड हाइजीन को मेंटेन करते हैं। 5 चीज़ें दोस्तों, पहला बिफोर टचिंग ए पेशेंट, दूसरा आता है बिफोर क्लीन आर एसेप्टिक प्रोसीजर के बाद में, तीसरा आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर रिस्क, चौथा आफ्टर टचिंग ए पेशेंट, और पांचवा है दोस्तों आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग। तो ये 5 वो है पैरामीटर जब हम हैंड हाइजीन करते हैं, तो आप इनको एक बार देख लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसइंफेक्शन ऑफ इलास्टिक एंडोस्कोपी डन बाय यूजिंग, किस केमिकल का यूज करेंगे इलास्टिक एंडोस्कोप को डिसइंफेक्शन के लिए। एथिलीन ऑक्साइड, ग्लूटारेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसका राइट आंसर है दोस्तों ग्लूटारेल्डिहाइड। 2% ग्लूटारेल्डिहाइड का यूज किया जाता है, बी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ दोस्तों, ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन, ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन आर, ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन क्या है। एयरबोर्न कॉन्टैक्ट एंड यूनिवर्सल प्रिकॉशन, एयरबोर्न ड्रॉपलेट एंड कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन, यूनिवर्सल प्रिकॉशन, वैक्सीनेशन, प्रिवेंशन ऑफ नीडल स्टिक इंजरी, PPE, एयरबोर्न एंड कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, बताओ आप क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर दोस्तों, एयरबोर्न ड्रॉपलेट एंड कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन। तो दोस्तों एक बार हम देख लेते हैं क्या होता है ये। इन्फेक्शन कंट्रोल में 2 टाइप के प्रिकॉशन होते हैं। जब भी आप इन्फेक्शन कंट्रोल में बात करेंगे, 2 टाइप के प्रिकॉशन होते हैं दोस्तों। एक तो होता है दोस्तों स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, दूसरा होता है ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन। जो स्टैंडर्ड बेस्ड प्रिकॉशन होता है वो कब यूज किया जाता है, इसके बारे में अपन अगली बात करेंगे। आज हम ट्रांसमिशन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। ट्रांसमिशन जो बेस्ट प्रिकॉशन होता है वो 3 प्रकार का होता है दोस्तों, जिसमें एक तो आता है एयरबोर्न, दूसरा आता है दोस्तों ड्रॉपलेट, और तीसरा आता है दोस्तों कॉन्टैक्ट। एयरबोर्न, ड्रॉपलेट, कॉन्टैक्ट, कौन सा ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन, एयरबोर्न, ड्रॉपलेट एंड कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन। तो दोस्तों इसमें बाकी क्यों नहीं है इसके बारे में बात करेंगे। इसका राइट आंसर मैंने बता दिया था, बी होता है। अब बाकी क्यों नहीं है दोस्तों, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो यूनिवर्सल प्रिकॉशन होता है ये स्टैंडर्ड प्रिकॉशन में आता है। जो यूनिवर्सल प्रिकॉशन होता है वो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन के अंदर आता है, इसलिए यहाँ पे सही नहीं है। यहाँ पे ट्रांसमिशन बेस्ड की बात करिए तो ये तो वैसे गलत हो गया, दूसरों भी सही है। तीसरा दोस्तों वैक्सीनेशन, प्रिवेंशन ऑफ निडल स्टिक इंजरी, ये प्रिवेंटिव मेजर होते हैं, ट्रांसमिशन बेस्ड कैटेगरी में आते नहीं, इसलिए ये गलत हो गया। और दोस्तों पीपी तो प्रोटेक्टिव होता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है, इसलिए ये गलत हो गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ड्यूरिंग डॉफिंग पीपी इज रिमूव इन विच ऑर्डर। तो दोस्तों 2 चीज़ होती है, एक तो होता है डॉफिंग, एक होता है डोनिंग। एक होता है दोस्तों डॉफिंग, एक होता है डोनिंग। अब डॉफिंग और डोनिंग क्या होते हैं इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। डॉफिंग, DOFFING, डॉफिंग। तो डॉफिंग का मतलब होता है PPE को पहनना, PPE को पहनना। डॉफिंग का मतलब होता है दोस्तों, माफ करना, डॉफिंग का मतलब होता है PPE को उतारना। सॉरी दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ। डॉफिंग डॉफिंग का मतलब होता है PPE को उतारना, और डोनिंग का मतलब होता है दोस्तों PPE को पहनना। डॉफिंग और डोनिंग में कंफ्यूज नहीं होना। डॉफिंग का मतलब होता है PPE को उतारना, और डोनिंग का मतलब होता है PPE किट। PPE का मतलब होता है, फुल फॉर्म होती है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। जो होते हैं उनको उतारना तो डोनिंग आता है, और उनको पहनना डॉफिंग आता है। उनको उतारना तो डॉफिंग आता है, और पहनना डोनिंग आता है। डोनिंग इज पहनना और डॉफिंग इज उतारना। अब इनके सीक्वेंस की हम बात करते हैं दोस्तों। पहला आता है डोनिंग का सीक्वेंस। डोनिंग का सीक्वेंस कि कैसे PPE किट को वियर करते हैं। तो पहला आता है दोस्तों शू कवर। सबसे पहले शूज़ के कवर पहनो, या बूट ज़रूरत हो तो। फिर आता है हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन की जाती है दोस्तों, शू पहनने के बाद हैंड हाइजीन करते हैं। देन आता है दोस्तों गाउन, गाउन वियर किया जाता है। देन मास्क पहना जाता है दोस्तों, या मास्क में N95 बोल सकते हो। उसके अलावा दोस्तों गोगल्स, इफ़ नीड गोगल्स वियर। देन ग्लव्स, गोगल्स के बाद में ग्लव्स। तो दोस्तों कैसे था, पहले शू कवर पहनते हैं किसके अंदर दोस्तों, डोनिंग के अंदर। डोनिंग डोनिंग सीक्वेंस बता रहा हूँ दोस्तों। शू कवर पहनते हैं, देन हैंड हाइजीन मेंटेन की जाती है, हैंड वॉश करते हैं, गाउन पहना जाता है, मास्क लगाया जाता है, गोगल्स या फेस शील्ड, गोगल्स या फेस शील्ड इफ नीड, देन ग्लव्स। लास्ट, सबसे लास्ट में ग्लव्स पहनते हैं दोस्तों डोनिंग के अंदर। जब पीपीई पहनते हैं तब सबसे लास्ट में ग्लव्स पहने जाते हैं, और सबसे पहले शूज कवर पहने जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों डॉफिंग। डॉफिंग जो पहन लिया उसको उतारना है। तो डॉफिंग में हम बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले जो होता है वो होता है ग्लव्स। सबसे पहले आप ग्लव्स उतारिए, सबसे पहले ग्लव्स उतारती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कंटामिनेशन का खतरा होता है वो ग्लव्स के थ्रू होता है। दूसरा में आता है हैंड हाइजीन करते हैं दोस्तों।
हैंड हाइजीन की जाती है। उसके बाद दोस्तों गॉगल्स या फेस शील्ड को रिमूव किया जाता है, गॉगल्स या फेस शील्ड को रिमूव करते हैं। देन दोस्तों गाउन उतारा जाता है। देन मास्क उतारा जाता है दोस्तों। फिर उसके बाद में शूज कवर उतारे जाते हैं और फाइनल में दोबारा हैंड वॉशिंग की जाती है, हैंड हाइजीन मेंटेन की जाती है। तो हमने बात की कि डॉफिंग और डोनिंग, एक बार फिर देख लो दोस्तों। डॉफिंग डॉफिंग मतलब डॉफिंग ऑफ पीपी, मतलब पीपी को आप खोल रहे हो तो सबसे पहले ग्लव्स उतारिए, देन हैंड हाइजीन को मेंटेन कीजिए। उसके बाद आप गोगल्स उतारिए या फेस शील्ड लगिए तो फेस शील्ड को उतारिए। देन गाउन खोलिए, मास्क, उसके बाद शूज कवर यदि आपने पहने शूज कवर, देन हैंड हाइजीन की जाती है। तो दोस्तों डॉफिंग के अंदर ग्लव्स फर्स्ट, मास्क लास्ट, ये याद रखना दोस्तों। डॉफिंग के अंदर दोस्तों जो ग्लव्स होते हैं वो फर्स्ट होते हैं और जो मास्क होता है वो लास्ट होता है दोस्तों। और डोनिंग के अंदर दोस्तों ग्लव्स हमेशा लास्ट में पहनते हैं। डोनिंग के अंदर दोस्तों ग्लव्स हमेशा सबसे लास्ट में पहनते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों कि डॉफिंग पीपी इज रिमूव इन विच ऑर्डर, तो लास्ट में क्या बताया था दोस्तों, मास्क। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ग्लव्स, गोगल्स, गाउन, मास्क। डोनिंग में हमने बात की थी, डॉपिंग में हमने बात की थी सबसे लास्ट में मास्क उतारते हैं, तो यहाँ पे मास्क आएगा, हैंड हाइजीन है नहीं दोस्तों। तो ये सबसे सबसे पहले ग्लव्स, फिर गोगल्स या फेस शील्ड, उसके बाद आप क्या करते हो दोस्तों, उसके बाद आप गाउन उतारते हो, गाउन के बाद में आप मास्क उतारते हो दोस्तों। तो और फिर उसके बाद शू कवर यदि पहने हैं तो, और देन हैंड हाइजीन की जाती है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों डी 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 डी। हाउ ए नर्स विल एडमिनिस्टर एन इंजेक्शन ऑफ डेक्टान आयरन टू पेशेंट। कोई नर्स आयरन डेक्टान लगा रही है तो कैसे एडमिनिस्टर करेगी पेशेंट को, बताइए दोस्तों। एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री इंट्रामस्कुलरली, पुल द स्किन लेटरली टुवर्ड साइड ऑफ इंजेक्शन, यूज जेट टेक्निक और रिमूव द नीडल एट 45 डिग्री। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है तो आयरन डेक्सट्रान दिया जाता है, डेक्सट्रान आयरन दिया जाता है, वो आईएम देते हैं। और जो इसकी टेक्निक होती है वो जेट टेक टेक्निक से यूज की जाती है। अब जेट टेक टेक्निक कैसे लगाते हैं दोस्तों, सबसे पहले तो ये आता है कि जो डेक्सट्रॉन या आयरन होता है वो जेट टेक टेक्निक से क्यों लगाया जाता है। इसका पहला कारण है दोस्तों, जो आयरन इंजेक्शन होता है वो स्टेनिंग कर सकता है, दूसरा वो टिश्यू इरिटेशन भी करता है। तो इसलिए जेट टेक टेक्निक से मेडिसिन मसल के अंदर ही लॉक हो जाती है, इसलिए जेट टेक ट्रैक टेक्निक से यूज किया जाता है। अब जेट ट्रैक टेक्निक कैसे लगाई जाती है वो देखते हैं। जैसे कि पेशेंट का ये हैंड है, किसी पेशेंट का हैंड है, तो इस पर स्किन को पहले तो पुल करते हैं, स्किन को पीछे की ओर खींचते हैं दोस्तों, जिससे कि जो यहाँ से फिर यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल पे इंजेक्शन ऐसे लगाया जाता है दोस्तों, ये स्किन पीछे चली जाएगी। जब इंजेक्शन लगाने के बाद इस स्किन को वापस छोड़ते हैं दोस्तों, तो ये ऐसे हो जाता है दोस्तों, ऐसे जो इंजेक्शन साइट थी वो यहाँ से इधर आ जाती है, तो ये ऐसे हो जाता है दोस्तों, इसलिए इसको जेड टेक टेक्निक नाम दिया गया है। नीडल निकालने के बाद जो मेडिसिन है वो बैक नहीं होती, इसलिए जेड टेक टेक्निक का यूज किया जाता है। राइट आंसर सी 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 दोस्तों, इसका सही आंसर है वो सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ए पेशेंट कंप्लेन ऑफ पेन, हार्ट रेट 76 बीट्स पर मिनट, रेस्पिरेटरी रेट 24 ब्रीथ पर मिनट, बीपी 90 mmOpg, टेम्परेचर 37.6 डिग्री, व्हाट विल बी द फिफ्थ वाइटल साइन। पांचवा वाइटल साइन पूछा है दोस्तों, सबको पता है दोस्तों, पेन, पेन इज द फिफ्थ वाइटल साइन, डी। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर, ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड, पल्स प्रेशर, पल्स डेफिसिट, ऑस्कल्टेटरी गैप, कोर्सकॉफ साउंड। तो बताइए दोस्तों, जैसे हमने पिछली क्लास में भी देखा था, ये दोनों क्वेश्चन ये क्वेश्चन कवर हो चुका है दोस्तों पिछली क्लास में। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, बताओ दोस्तों राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो पल्स प्रेशर है। अब हम बात कर लेते हैं पल्स डेफिसिट क्या होता है, ऑस्कल्टेटरी गैप और कोर्सकॉफ साउंड। कोर्सकॉफ साउंड है दोस्तों ये, कोर्सकॉफ साउंड। पल्स डेफिसिट की हम बात करते हैं तो जो पल्स डेफिसिट होता है वो एपिकल पल्स और रेडिकल पल्स के बीच का डिफरेंस होता है दोस्तों, वो क्या कहलाता है, पल्स डेफिसिट कहलाता है। मतलब कि हम बोल सकते हैं एपिकल पल्स और रेडियल पल्स के बीच में क्यों, जब हार्ट बीट ज़्यादा हो जाती है, जब हार्ट बीट ज़्यादा हो जाती है लेकिन रेडियल पल्स होती है उसमें बीट्स में थोड़ा फर्क नहीं मिलता है, तब पल्स डेफिसिट कहलाता है। जैसे कि जो एपिकल पल्स है वो 100 के आसपास है लेकिन रेडियल पल्स वो 90 है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 10 आ गया दोस्तों, इसलिए होता है। अब ये कब देखने को मिल सकता है पल्स डेफिसिट, एक तो आर्टीरियल फिब्रिलेशन के अंदर, दूसरा आर्टीरियल फिब्रिलेशन में जब हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन इफेक्टिव नहीं होता है तब पल्स डेफिसिट आता है। और अब हम इसको कैसे करें, कैसे हमने अभी बताया कि जैसे एपिकल पल्स 100 है, एपिकल पल्स 100 है, रेडिकल पल्स 10 है, तो इनके बीच का डिफरेंस 90 हो गया, 90 ये है, तो इसके जो बीच का डिफरेंस हो गया दोस्तों वो 10 हो जाएगा,
90 है, तो इनके जो पल्स डेफिसिट है वो 10 आ जाता है, डेट इज द पल्स डेफिसिट। ऑस्कल्टेटरी गैप क्या होता है दोस्तों? ऑस्कल्टेटरी गैप की हम बात करते हैं तो ऑस्कल्टेटरी गैप जब बीपी मेजर करते वक्त कोर्सकोप साउंड कुछ सेकंड के लिए डिसअपियर हो जाता है, फिर दोबारा सुनाई देता है, इसको हम ऑस्कल्टेटरी गैप बोलते हैं। ऑस्कल्टेटरी गैप क्या होता है? जब आप बीपी मेजर करते हो और कोर्सकोप साउंड कुछ सेकंड के लिए डिसअपियर हो जाता है या सुनाई नहीं देता है, तो दोबारा सुनाई देता है, फिर दोबारा सुनाई देता है जब आप ध्यान से सुनते हो, इसी गैप को ऑस्कल्टेटरी गैप कहते हैं। इसके लिए आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। और कोर्सकोप साउंड होता है वो जब हम बीपी लेते समय स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं, तब ये कोर्सकोप साउंड सुनाई देता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ए है। सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड डिफरेंस इज कॉल्ड पल्स प्रेशर। और पल्स डेफिसिट हमने देख लिया, ऑस्कल्टेटरी गैप देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज हाई पिच लंग साउंड? इनमें से कौन सा हाई पिच लंग साउंड है दोस्तों? विज, ब्रोंकाई, रेल्स, कोर्स क्रेकल्स। हमने पिछले क्लास में भी देखा था दोस्तों इनके डिफरेंस में, आज एक बार फिर देखते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर तो आपको पता है, विज होता है, हाई पिच लंग साउंड होता है। अब जो विज साउंड होता है वो एक हाई पिच और म्यूजिकल साउंड होती है, जो यूजुअली जो एयरवे होता है उसके नेरोइंग के समय सुनाई देती है, जैसे कि अस्थमा। अस्थमा के अंदर में विजिंग साउंड सुनाई देता है, जो हाई पिच भी होता है और म्यूजिकल साउंड भी होता है। और जो कब सुनाई देता है? वो एक्सपायरेशन के दौरान सुनाई देता है दोस्तों, एक्सपायरेशन के दौरान सुनाई देता है। ए राइट आंसर है दोस्तों। रोंकाई, रोंकाई लो पिच, रोंकाई लो पिच स्नोरिंग साउंड होता है, लो पिच स्नोरिंग साउंड होता है, तो ये आंसर नहीं है दोस्तों। रेल्स क्या होता है? रेल्स हम क्रेकल्स को ही बोलते हैं, जो डिसकंटिन्यू पॉपिंग साउंड होती है। रेल्स क्रेकल्स को ही बोलते हैं जो डिसकंटिन्यू पॉपिंग साउंड होती है। और जो कोर्स क्रेकल्स होते हैं दोस्तों, वो लो पिच बबलिंग साउंड होता है, लो पिच बबलिंग साउंड होता है, वो तो कोर्स क्रेकल्स होता है। और जो रोंकाई होती है दोस्तों, वो लो पिच स्नोरिंग होती है, डेट इज द रोंकाई। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इन टाइफाइड व्हाट टाइप ऑफ फीवर इज कॉमन? टाइफाइड के अंदर कौन सा फीवर कॉमन है दोस्तों? सबको पता है दोस्तों, स्टेबलेटर फीवर। यदि आप ऐसे क्वेश्चन नोट सेट में गलत करोगे तो आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन से आप दूर जा रहे हो दोस्तों। तो ए इज द राइट आंसर। अब हम बात करते हैं दोस्तों, स्टेबलेटर फीवर क्या होता है? इसमें टेम्परेचर होता है वो हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, जैसे कि सीढ़ियों की तरह। जैसे कि कल टेम्परेचर 100 था, उसके बाद टेम्परेचर हो जाएगा दोस्तों 100.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। उसके बाद दोस्तों 101, देन हो जाएगा 102, ऐसे बढ़ता है दोस्तों, जैसे कि हम जैसे कोई सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो, इस प्रकार इसका टेम्परेचर बढ़ता है। डेट इज द स्टेबलेटर फीवर, ए इज द राइट आंसर। इंटरमिटेंट फीवर क्या होता है दोस्तों? ये मलेरिया में देखा जाता है। जो इंटरमिटेंट फीवर होता है दोस्तों, वो मलेरिया में देखने को मिलता है। जबकि जो कंटिन्यूस फीवर होता है उसके अंदर फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। कभी जो फ्लक्चुएशन होता है वो 1 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, ज़्यादा नहीं होता। कंटिन्यूस फीवर के अंदर फ्लक्चुएशन होता है, लेकिन नॉट मोर देन 1 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों जो रिलैप्सिंग फीवर होता है, इसमें फीवर आता है, फीवर चला जाता है, डेट्स द रिलैप्सिंग फीवर। इसका राइट आंसर है दोस्तों ए, स्टेबलेटर फीवर। टाइफाइड के अंदर स्टेबलेटर फीवर देखने को मिलता है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इमेज फॉलोइंग इमेज। इस इमेज को आइडेंटिफाई करो दोस्तों, किस चीज़ की है? एनजी ट्यूब, चाइल्ड फीडिंग ट्यूब, ईटी ट्यूब, सक्शन ट्यूब। तो बताओ दोस्तों। इसका राइट आंसर है दोस्तों एनजी ट्यूब। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि ऐसे क्वेश्चनों को मिस मत करना, नहीं तो आपका सिलेक्शन रुक जाएगा नोट सेट 10 में। तो इसका आंसर राइट आंसर है दोस्तों ए। और दोस्तों जैसे मैंने बताया था सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये रहा दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार आता है। एक जो इमेज एग्जाम में आई थी, लेकिन मैं यहाँ दोनों इमेज ले आया ताकि आप कंफ्यूज ना हो दोस्तों। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इमेज। इन इमेजों को आइडेंटिफाई करो दोस्तों और बताओ किस चीज़ की है। बायोजार्ड, रेडिएशन, साइटोटॉक्सिक, बीएमडब्ल्यू। तो दोस्तों जो पहली इमेज है दोस्तों वो है बायो हेजार्ड। जो पहली इमेज है दोस्तों वो बायो हेजार्ड है, और जो दूसरी इमेज है दोस्तों वो रेडिएशन है। इनको बिल्कुल भी मिस मत करना दोस्तों, ये क्वेश्चन नोट सेट 21 में आया हुआ है। यदि आप ऐसे क्वेश्चन गलत करोगे आप कहीं ना कहीं नोट सेट से दूर जा रहे हो। और चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि मैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की डिटेल एनालिसिस करूं, ये तो अभी फंडामेंटल है, उसके बाद मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग हो गया, पीडियाट्रिक साइकेट्रिक, तो आप इस वीडियो को सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ सिर्फ सीरियस एस्पिरेंट आते हैं। और हम अगली क्लास में मिलेंगे दोस्तों बहुत ही अच्छे क्वेश्चन के साथ, जिसमें इमेज बेस होगा, कंसेप्चुअल होगा उसके साथ। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, सपोर्ट करते रहिए दोस्तों।